हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं श्री जयशंकर प्रसाद और कहानी का नाम है पुरस्कार। श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित इस कहानी में एक कृषक कन्या के देश प्रेम एवं त्याग बलिदान को दर्शाया गया है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों में देश प्रेम की भावना को विकसित किया गया है। पहला अध्याय पढ़ते हैं। आकाश में काले काले बादल घुमड़ रहे थे। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध उठ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज किसान बन इंद्रदेव की पूजा कर हल जोतते थे। दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार उत्सव में भाग लेते थे। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा उत्सव देख रहा था। बीजों का थाल लिए खेत की मालकिन कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण देख रहा था मधुलिका का भोला सौंदर्य। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका ने कहा, देव, मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। वृद्ध मंत्री ने कहा, अबोध, क्या कह रही है? राजा की कृपा का तिरस्कार। महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह की यह एकमात्र कन्या मधुलिका है। नियम के अनुसार हम उसे भूमि का चौगुना मूल्य दे रहे हैं। महाराज चुप रहे। सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविर लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। रात्रि उत्सव में अरुण ने भाग न लिया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अरुण ने देखा रक्षक सो रहे थे। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। कौन? मधुलिका ने चौंक कर पूछा। देवी, मैं मगध का राजकुमार। मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। मधुलिका उठकर चल दी। राजकुमार लौट गया। मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे के खेतों में काम करती। कठिन परिश्रम से जो सूखा अन्न मिलता उसे खाकर झोपड़ी में पड़ी रहती। आसपास के किसान आकर उसका आदर करते थे। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। दूसरा अध्याय। मधुलिका बीते क्षणों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे और अधिक कर दिया था। बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ?
पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा, तुम्हारी यह दशा? मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी यह हालत? मैं मगध का विद्रोही निकाला गया राजकुमार कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। स्वागत है। शीतकाल के कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका परस्पर बात कर रहे थे। इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा। और तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ? तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बिठा दूं। मधुलिका कांप उठी, क्या यह सत्य है? मधुलिका, कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित हैं। वे तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्युनाश के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। जो कहोगे वही करूंगी, मधुलिका ने कहा। अगले दिन कौशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली, देव, 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी। ओह, तो उसका मूल्य मांगने आई हो? नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे दो। मैं अपनी खेती वहीं करूंगी। वह भूमि उबड़ खाबड़ है, परंतु दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। तो मैं लौट जाऊं? सिंहमित्र की कन्या, तुम निराश नहीं लौटोगी। मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता हूँ। जय हो देव। कहती हुई मधुलिका राजमंदिर से बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण नाले पर झाड़ियां काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था। अरुण के आदमी वहां स्वतंत्र घूमते। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। मैं कौशल का राजा बनूंगा। आज रात झोपड़ी में बिताओ। कल से तो राजमंदिर में तुम्हारा निवास होगा। मधुलिका उठ खड़ी हुई, झोपड़ी की ओर बढ़ती हुई सोचने लगी, मगध कौशल का शत्रु है। शत्रु की विजय? नरेश ने क्या कहा था? यह वीर सिंह मित्र की कन्या है। नहीं नहीं, वह पुकार उठी। रात का पहला पहर बीत चुका था। वह राह पर खड़ी थी। लगभग 100 अश्वारोही चले आ रहे थे। आगे आगे सेनापति थे। वे बोले, कौन है तू? मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। क्या क्या है, साफ बता। आज रात श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिणी नाले के पास से आक्रमण होगा। किला शत्रुओं के हाथ होगा। क्या कह रही है तू? सेनापति ने चौंक कर कहा, मैं सत्य कह रही हूँ। शीघ्र चलो। सेनापति ने 80 सैनिकों को दक्षिणी नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अश्वारोहियों को आते देख प्रहरी चौंक गए। उन्होंने सेनापति को पहचाना। श्रावस्ती दुर्ग का अश्वारोहियों को आते देख प्रहरी चौंक गए। उन्होंने सेनापति को पहचाना। श्रावस्ती दुर्ग का द्वार खुला। सेनापति ने पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। बिना आवाज किए उन्हें दुर्ग के दक्षिणी ओर ले चलो। सेनापति ने मधुलिका को पीछे पीछे आने का संकेत दिया और राजमंदिर की ओर बढ़े। महाराज के पास जाकर बोले, क्षमा हो देव, इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। महाराज ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुम्हें दक्षिणी नाले के समीप भूमि दे दी गई थी। देव, किसी
गुप्त शत्रु ने आजाद दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने यह संदेश दिया है। महाराज ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ महाराज, तुमने यह सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है, महाराज ने कहा। तीसरा अध्याय शुरू होता है। राजकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता रोष से चिल्लाई, प्राणदंड, प्राणदंड। राजा ने सहमति दी। मधुलिका बुलाई गई। तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी अपनी जितनी खेती है वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा, मांग लो तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। धन्यवाद। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1890 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी एक छायावादी कवि थे। इन्होंने तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है तथा इनकी रचनाओं में कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष अधिक समृद्ध है। कल्पनाएं भावों से लिपटी होने के कारण अधिक आनंद प्रदायिनी है। प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव को अपने काव्य तथा अन्य रचनाओं में स्थान दिया। इन्होंने कविता तथा नाटकों के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त और ध्रुव सामनी इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। जीवन के अंतिम दिनों में प्रसाद जी क्षय रोग से पीड़ित हो गए और 15 नवंबर सन 1937 को 48 वर्ष की आयु में वे स्वर्ग सिधार गए। धन्यवाद।